हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी मेंस सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत आईआर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में G20 का जो सम्मेलन है वह 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। तो आज का हमारे मॉडल आंसर का टॉपिक होगा यही G20 का टॉपिक होगा। इससे संबंधित मॉडल आंसर के प्रश्न को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप सबको बता दिया था। तो मॉडल आंसर का प्रश्न वही है जो हमने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को इन्फॉर्म किया था, उसी प्रश्न का हम लोग मॉडल आंसर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडल आंसर डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप आईआर के कोई दो महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक आईआर में 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वह I2 U2 और दूसरा है G20। मैं इन दोनों का मॉडल आंसर, एक तो G20 के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा और I2 U2 के बारे में मैं अगले कुछ दिनों में मैं इसका भी मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे आईआर से रिलेटेड वो ऑलमोस्ट हमने उसका 5 से 6 मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो टाइम टू टाइम डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग G20 से संबंधित मॉडल आंसर को देखते हैं। हालांकि G20 से संबंधित एक हमने पहले भी वीडियो डाला है, लेकिन वह 2021 के समिट से संबंधित है। लेकिन हाल ही में 15 और 16 नवंबर को G20 की सम्मेलन 2022 ईस्वी की आयोजित की गई। तो उसके बारे में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चूंकि अगले वर्ष देखें तो G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित कराया जाना है, इसीलिए G20 ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग इसे कवर कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है। आइए प्रश्न को एक बार फिर देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, बाली यानी कि इंडोनेशिया में संपन्न G20 के प्रमुख घोषणा पत्रों को बतलाते हुए एक संगठन के रूप में इसकी उपलब्धियों की चर्चा करें। G20 के द्वारा किन किन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया जा रहा है? आगामी वर्ष में भारत में आयोजित होने वाले सम्मेलन को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये यानी कि ये प्रश्न जो है वह 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन प्रश्न का कह रहा है कि बाली घोषणा पत्र के बारे में आप चर्चा करें। दूसरा प्रश्न का सेक्शन कह रहा है कि आप उपलब्धियों की चर्चा करें। तीसरा सेक्शन कह रहा है कि आप चुनौतियों की चर्चा करें और चौथा सेक्शन कह रहा है कि भारत में जो अगले वर्ष आयोजित किए जाएंगे G20 सम्मेलन उसे आप अपने नजरिए से किस प्रकार देखते हैं, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। यानी कि यह प्रश्न जो है वह 4 सेक्शन में 4 सेगमेंट में बांटकर यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको इन चारों सेक्शन पर अच्छे तरीके से वहां पर आंसर लिखना होगा ताकि चारों सेक्शन को आप अपने निर्धारित समय के अनुसार और निर्धारित शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आप उसे कवर कर सकें। तो आइए हम लोग क्रमबद्ध रूप में भूमिका के बाद इसकी घोषणा पत्र, उसके बाद उपलब्धियां, चुनौतियां और फिर भारत में जो भारत में आयोजित होंगे सम्मेलन उसको किस प्रकार से देखते हैं इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर आपको G20 की महत्व के बारे में आपको बता दे रहा हूं। ये मैंने आंसर में शामिल नहीं किया है क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन G20 का अगर आप संक्षिप्त रूप में इसकी महत्व को देखें यहाँ पर 2 लाइन में, या फिर आप कहें कि विश्व में इसकी वैश्विक स्तर पर क्या इसका प्रतिनिधित्व है, तो आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो है वह कुल विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 85 से 90%, कहीं कहीं आपको 85% तो कहीं कहीं आपको 90% मिलेगा। तो लगभग 85 से 90% वैश्विक जीडीपी का भाग G20 के पास है। इसके अलावा वैश्विक अगर आप व्यापार की चर्चा करें तो वैश्विक व्यापार का लगभग 80% G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो विश्व की 2/3 आबादी यानी कि लगभग 65% 66% की जो आबादी है उसका प्रतिनिधित्व G20 संगठन करता है। तो इस प्रकार से यह G20 का महत्व हुआ। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि G20 वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से महत्वपूर्ण संगठन बना हुआ है, क्योंकि यहां पर वैश्विक आबादी का लगभग 2/3 आबादी, वैश्विक ट्रेड का लगभग 80% और वैश्विक जीडीपी का लगभग 85 से 90% यहां पर G20 देशों के यहां देखने को मिलता है। अगर G20 ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो यह ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म है। इसमें कुल 20 मेंबर
मेंबर हैं। 20 मेंबर कहने का मतलब 19 देश हैं प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपीय यूनियन है। तो 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन ये मिलकर 20 कंट्री 20 एक प्रतिनिधित्व का निर्माण करते हैं और यही है G20 देश। तो G20 के बारे में हमने देखा, G20 के महत्व के बारे में हमने देखा। अगर इसकी सदस्य कंट्री को देखें तो इसके सदस्य में मुख्यतः इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई सारे देश इसमें शामिल हैं। आप सारे देश को किस लिस्ट आप इंटरनेट पर सर्च करेगा वो मिल जाएगा, हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए प्रश्न को लेकर अब हम लोग मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। या मॉडल आंसर पूरी तरीके से बीपीएससी में आप जिस प्रकार से आंसर लिखेंगे उसी फॉर्मेट में मॉडल आंसर को प्रिपेयर किया गया है और इसमें शब्द सीमा का भरपूर ख्याल रखा गया है ताकि आप आंसर लिखते समय आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत शब्द सीमा को लेकर ना हो। आइए इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हमने लिखा है G20 का। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना, वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना और एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा को तैयार करना है। देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वह कह रहा है कि G20 जो है वह विश्व के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का एक मंच है। अगर आप विकसित देश में देखेंगे तो अमेरिका, कनाडा जैसे कंट्री विकसित देश हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व G20 में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप उभरती अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो उसमें भारत जैसे कंट्री जो है वह विकासशील या उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल है। यानी कि G20 जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन के रूप में विश्व के प्रमुख विकसित देश और विश्व के प्रमुख विकास देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। इसका क्या उद्देश्य है, इस संगठन के स्थापना के पीछे क्या निहित उद्देश्य है, उसको बतलाने के लिए हमने एक ही सेंटेंस में लिख दिया है कि अपने सदस्य देशों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना, वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल रेगुलेशन को बढ़ावा देना और एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना। नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा कैसे तैयार किया जाएगा, आप पोस्ट कोविड की यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि कोविड के पश्चात आप देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई थी, उस सुस्ती को दूर करने के लिए विश्व के प्रमुख शक्तियों के द्वारा नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करने की चर्चा की गई और यही जो है G20 का मुख्य उद्देश्य है। अब G20 की प्रासंगिकता में भी इस बात को लिख सकते हैं कि कोविड के पश्चात वैश्विक स्थिति में आई सुस्ती को दूर करने में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो G20 की प्रासंगिकता को भी दर्शा रहा है। तो यह हमारा पहला लाइन था। अब ये इसको दूसरा सेंटेंस, चूंकि जब आप इंट्रोडक्शन और उसके बाद का पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक लिंक होना चाहिए। तो चूंकि प्रश्न में आपका पहला सेक्शन क्या है, बाली घोषणा पत्र पर चर्चा करनी है, तो इंट्रो का लास्ट सेक्शन और सेकंड पैराग्राफ का पहला सेक्शन के बीच लिंक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया वर्ष 2022 ईस्वी में हाल ही में इसका सम्मेलन बाली यानी कि इंडोनेशिया में संपन्न किया गया। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप भूमिका में जोड़ सकते हैं कि जहां पर भारत सहित विश्व के प्रमुख देशों की विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। भारत की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, अमेरिका की तरफ से, कनाडा की तरफ से, चाइना की तरफ से जो भी वहां के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष हैं उन सभी ने यहाँ पर भाग लिया और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं विश्व के उस पर विचार विमर्श इन्होंने किया है। तो यह संक्षिप्त में आपका इंट्रोडक्शन है। आप सेम इंट्रोडक्शन को वहां पर लिख सकते हैं, बहुत बेहतरीन यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है हमने, ठीक है। तो आप सेम वहां पर आंसर में लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न का दूसरा सेक्शन की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है कि बाली घोषणा पत्र के बारे में आप चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है कि बाली में जो बैठक हुई उसमें क्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा किया जाना था। तब हम लोग देखेंगे कि आखिर वहां जो सम्मेलन हुए उसके घोषणा पत्र के क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे। तो देखिए, जो अभी इंडोनेशिया में जो G20 की सम्मेलन हुई है, G20 समिट हुई है, वह 17वां सम्मेलन है G20 का। 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित की गई है, बाली इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। और इसकी अगर जो थीम पूछा जाए तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसकी प्रमुख थीम है। तो आप थीम को भी वहां पर लिख सकते हैं, ये 2022 ईस्वी की थीम है। 2023 अगला सम्मेलन G20 की इंडिया में होगी, उसकी इंडिया की जो थीम है वो मैं आगे बताऊंगा जब भारत में जो सम्मेलन होगी। जो लास्ट सेक्शन हमने पूछा है प्रश्न में, तो वहां पर जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पे बताऊंगा। आप एक एक चीज को गौर से सुनते जाइए, इसमें कई सारे ऐसे चीजों को बताया जा रहा है जो वहां पे आंसर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप वहां पे लिखेंगे तो दूसरे से ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो एक एक चीज को
को सुनिए अच्छे से, एक एक फैक्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिए, कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करिए और जो भी प्रश्न आए उसको बेहतरीन तरीके से आप तभी आंसर को लिख पाएंगे। तो G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया बाली में। कब आयोजित किया गया? 15 से 16 नवंबर 2022 को। और इसकी थीम क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, यह इसकी थीम थी। तो इसके बारे में हमने जान लिया। अब देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण मुद्दों पर वहां पर चर्चा की जानी थी। हाल ही में बाली में संपन्न G20 की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री समेत शीर्ष देशों के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। अभी हमने बताया कि भारत की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन ने भाग लिया, कनाडा की तरफ से वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जस्टिन ट्रूडो उन्होंने भाग लिया, चाइना के प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति वहां पर गए हुए थे। तो कई सारे जो भी वहां पे टर्की वगैरह जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों ने यहाँ पर भाग लिया है। समाज के हर समूह और कई देशों पर कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के प्रभाव को देखते हुए खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य निर्माण जैसे बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया और ध्यान दिया गया। यानी कि अगर आप देखेंगे कि G20 की जो हालिया सम्मेलन हुई उसमें जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के इर्द गिर्द विमर्श किया गया, वहां पर विचार विमर्श किया गया विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के मध्य, विभिन्न कंट्रीज के मध्य, विभिन्न अर्थव्यवस्था वाले देशों के मध्य, तो उनमें खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है और वैश्विक स्वास्थ्य निर्माण, वैश्विक स्वास्थ्य निर्माण ये कोविड के पश्चात टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया, इसीलिए इसे यहाँ पर जोड़ा गया। तो यह महत्वपूर्ण बातचीत का केंद्र बिंदु था और यह महत्वपूर्ण 3 पॉइंट थे। इसके अलावा में डिजिटल बदलाव पर वहां पर चर्चा की गई। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अगर आपने भाषण सुना होगा तो उन्होंने डिजिटल बदलाव किस प्रकार से भारत में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, स्पेशली 2014 के बाद, तो उन्होंने इसका जिक्र उन्होंने किया है। इनका एक स्टेटमेंट वहां पर जिक्र किया, आप उनकी भाषण को सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि भारत में 2014 ईस्वी के बाद से लगभग 32 करोड़ नए अकाउंट्स खोले गए हैं। ये जो आबादी है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की कुल आबादी से भी ज्यादा होती है। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से डिजिटल बदलाव 2014 के बाद देखने को मिल रही है। तो इन्होंने अपना तर्क भी वहां पर रखा था, लेकिन आपको वही लिखना है जो सम्मेलन की मुख्य बातें थी, जिनमें चर्चा के विषय के बिंदु क्या थे? खाद्य सुरक्षा विषय का बिंदु रहा, ऊर्जा सुरक्षा विषय का बिंदु रहा, वैश्विक स्वास्थ्य निर्माण विषय का बिंदु रहा था। और इस प्रकार से इसके अलावा जो एक आप यहां पे लिख सकते हैं डिजिटल बदलाव, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर हमने लिखा कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब जो मेन पॉइंट्स जो है प्रश्न का दूसरा सेक्शन, आप डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, कुछ भी ऐड ज़्यादा नहीं करना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमने स्टार्टिंग में बताया G20 का महत्व वगैरह, उसे आप लोग सिर्फ ऐड करेंगे कि कितना ट्रेड करता है, कितना GDP है, कितना पॉपुलेशन है, इन सभी चीज़ों को शामिल करेंगे। बाकी एकदम व्यवस्थित लिखना, जैसे हमने आपको यहाँ पर मॉडल आंसर हमने लिखकर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला, अगर आप देखें बाली घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु, तो कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई। अभी हमने बताया, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, डिजिटल बदलाव को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, कई सारे फैक्ट्स पर वहां पर कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई। एक एक बिंदु का हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग सेक्टर लेते हैं, जो डिस्कशन का जो घोषणा पत्र आई थी उसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वह है खाद्य। ये सीरियल वे में नहीं है, लेकिन आप इसके आगे पीछे कर सकते हैं। पहला है खाद्य सुरक्षा को लेकर, विकासशील देशों को नाजुक स्थिति से बचाने, जीवन बचाने, भूख और कुपोषण को रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया गया। इसके अलावा मूल्य वृद्धि, खाद्य वस्तुओं व उर्वरकों की कमी सहित खाद्य चुनौतियों से निपटने हेतु भी समन्वित कार्रवाई पर चर्चा की गई। तो यानी कि खाद्य को लेकर, चाहे वह मूल्य वृद्धि को लेकर मामला हो, आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन के वार के पश्चात वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है वह बाधित हो गई है। अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ही अगर बाधित हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि अनाज का जो आयात निर्यात किया जा रहा है विभिन्न देशों के मध्य, वह पूरी तरीके से वह कहीं ना कहीं सारे देश आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ईरा में, वैश्वीकरण के युग में सारे देश एक दूसरे से टच में हैं। तो इसके कारण अगर वैश्विक किसी भी एक दो राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है तो इसका समूचे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी कारण रशिया यूक्रेन वार का प्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने पर पड़ रहा है। तो इसीलिए खाद्य वस्तुओं के निर्यात में, खाद्य वस्तुओं के आयात में, खाद्य वस्तुओं के दाम में, मूल्य वृद्धि में आप देखेंगे कि चुनौतियां देखने को मिल रही है। और G20 देशों के द्वारा इस पर कार्रवाई, इससे निपटने हेतु सम्मिलित कार्रवाई करने की चर्चा की गई। तो यह घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण बिंदु है खाद्य को लेकर। अगला हम लोग आते हैं ऊर्जा।
ऊर्जा में जो हालिया सम्मेलन हुआ उसमें ऊर्जा को लेकर क्या बात कहा गया है कि मध्य सदी तक वैश्विक नेट जीरो GHG का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की प्राप्ति, यानी कि 2050 ईस्वी तक ये नेट जीरो को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नेट जीरो पूरी तरीके से हो जाएगा। इसे वो प्राप्त कर लेंगे कब तक? 2050 ईस्वी तक इन्होंने टारगेट रखा है। ये रोम घोषणा पत्र में भी हमने ये फैक्ट्स को आपको बताया था। फिर से यहाँ पर मैं फैक्ट्स बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, खास करके जब क्लाइमेट चेंज की स्थिति काफ़ी ज़्यादा वैश्विक स्तर पर बिगड़ रही है। ये आप वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक को आप वहाँ पर आराम से बता सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छ, टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा के आदान प्रदान को गति देकर ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव करने पर बात किया गया है और इस पर चर्चा की गई। तो ये ऊर्जा से संबंधित दो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए वो हमने बताया। अब आते हैं टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को लेकर दो बातें की गई है। पहला, धन शोधन, टेरर फंडिंग आदि से निपटना, और दूसरा व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय अपराध से निपटना। ये महत्वपूर्ण की गई है। टेररिज्म या आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय अपराध आदि से निपटने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा में इसे शामिल किया गया है। इसके अलावा इकोनॉमी को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। कोविड के पश्चात अभी हमने बताया प्रासंगिकता में भी कि कोविड के पश्चात विश्व के विभिन्न देशों में जो आर्थिक सुस्ती आई थी उसको दूर करने के लिए G20 देशों का एक बेहतर समन्वित प्रयास आपको बाली घोषणा पत्र में देखने को आपको मिलता है। क्या कहा गया है इसमें? इन्होंने कहा है कि ऐसे समन्वित प्रयास का संकल्प इन्होंने लिया है जिससे रोजगार अधिक से अधिक सृजन हो, और जब रोजगार सृजन होगा तो स्वाभाविक है कि विश्व की अर्थव्यवस्था उसमें गति देखने को मिलेगी, कंट्री वाइज गति देखने को मिलेगी, तो इसका असर वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। यानी कि रोजगार सृजन पर फोकस किया गया जिससे कि विभिन्न देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में गति मिले और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में भी स्पीड गति देखने को मिले, उनकी GDP में वृद्धि हो, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो, लोगों की जीवन स्तर में वृद्धि हो, लोगों की आय में वृद्धि हो। तो यह समन्वित प्रयास, समन्वित संकल्प लिया गया है G20 देशों के मध्य बाली घोषणा पत्र के दौरान। विकासशील देशों विशेषकर सबसे कम विकसित तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों का समर्थन। इसके अलावा सार्वजनिक निवेश, ढांचागत सुधार, बहुपक्षीय व्यापार को मजबूत करना और आपूर्ति श्रृंखला को जुझारू बनाने पर चर्चा की गई। और कहा गया है कि कोविड-19 के पश्चात और रशिया यूक्रेन वॉर के पश्चात जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है उसको दूर करने के लिए G20 के सभी देश मिलकर सम्मिलित प्रयास करेंगे, और इसी का परिणाम आपको G20 के बाली घोषणा पत्र में परिलक्षित होता है। तो यह इकोनॉमी से संबंधित है। अब हम लोग पर्यटन को देखते हैं, टूरिज्म। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों ने वैश्विक स्तर पर सुरक्षित आवाजाही और संपर्क सुविधा को मजबूत बनाने तथा उत्तर कोविड काल में निर्बाध यात्रा की बात की। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि कोविड काल में एक महत्वपूर्ण जो इकोनॉमी हर एक कंट्री का आप देखेंगे कि उसकी भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार पर्यटन उसके GDP में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और देखेंगे कि चाहे भारत में भी पर्यटन आप देखेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण इकोनॉमी में रोल प्ले करता है। तो कोविड काल में यह पर्यटन उद्योग पूरी तरीके से बाधित हुई। तो कोविड के पश्चात पूरी तरीके से संपर्क सुविधा को मजबूत करने और कोविड काल में निर्बाध यात्रा को, उत्तर कोविड के पश्चात कोविड काल के बाद निर्बाध यात्रा की वकालत की गई ताकि पर्यटन उद्योग को गति मिले, और पर्यटन उद्योग को गति मिले से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति मिले। इसके अलावा अधिक मानव केंद्रित, समावेशी, टिकाऊ और मजबूत पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण की भी चर्चा की गई। तो यह पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण जो घोषणा पत्र में शामिल तथ्य हैं। तो इस प्रकार से जो बाली घोषणा पत्र संपन्न हुआ है, आप देखेंगे कि बाली में जो मीटिंग अभी हाल ही में G20 देशों की संपन्न हुई उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसे हमने 5 बिंदुओं के अंतर्गत आप लोगों के साथ डिस्कस किया। हमारे डिस्कशन का पहला बिंदु क्या था? खाद्य सुरक्षा। दूसरा डिस्कशन घोषणा पत्र के अंतर्गत डिस्कशन का बिंदु क्या था? ऊर्जा सुरक्षा। तीसरा बिंदु क्या था? टेररिज्म, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय अपराध। चौथा बिंदु क्या था? इकोनॉमी, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, चाहे वह रशिया यूक्रेन या कोविड-19 दोनों को एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे देखा। और अंतिम क्या था डिस्कशन का? वह पर्यटन। तो ये घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमने यहाँ पर देखा है। इसके अलावा भी कई सारे घोषणा पत्र में शामिल किए गए, लेकिन आपको आंसर में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा पत्र को शामिल करने होंगे। आपको समय सीमा और शब्द सीमा का भी वहां पर ध्यान रखना होगा, तो उसे हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं G20 की उपलब्धि के बारे में। तो दोस्तों इसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, G20 की उपलब्धियां। अगर आपने वहां पर देखा होगा तो यहां पर आपको पॉइंट देखते ही पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसमें लिखना क्या है और आप उसे याद कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं यहां पे।
G20 की जो अभी तक सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वह वैश्विक जो समस्याएं हैं उसको समाधान को लेकर एक समन्वित प्रयास यहां पर देखने को मिलता है, चाहे वह क्लाइमेट चेंज को लेकर देखने को मिले, 2008 ईस्वी का वित्तीय संकट को देखने को मिले, या फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम को लेकर देखने को मिले। आप जानते हैं या फिर आप अपनी इकोनॉमी वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2008 ईस्वी का जो दौर था वह वैश्विक स्तर पर महामंदी का दौर था। वैश्विक स्तर पर पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मंदी आ गई थी। अमेरिका जैसे कई सारे ऐसे कंट्री विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। ऐसी स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रियता लाने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के जो अच्छे इकोनॉमी वाले देशों का जो संगठन है G20 वह एक्टिव हुआ, और उसी एक्टिव का परिणाम है कि काफी कम समय में 2008 ईस्वी के वित्तीय संकट से रिकवर पा लिया गया था। 2008 ईस्वी के वित्तीय संकट से हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व उबर चुका था। तो 2008 ईस्वी का वित्तीय संकट। क्लाइमेट चेंज अगर आप देखें तो हाल ही में आप कई सारे क्लाइमेट चेंज का इशू यहां पर देख सकते हैं कि विश्व के जब भी कोई देश यहां पर सम्मेलन में साथ में बैठते हैं तो चर्चा का उनका बिंदु जरूर होता है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए चाहे वह वित्त पोषण की चर्चा हो या फिर क्लाइमेट चेंज से हम किस प्रकार से निपटेंगे, अभी हमने बताया ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में कमी करने के बाद 2050 ईस्वी तक G20 देशों ने रखा है, निर्णय लिया है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ही निर्णय लिया है, और क्लाइमेट चेंज काफी हद तक उनकी उपलब्धि कही जा सकती है। कर प्रणाली में सुधार ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। ये विकासशील देशों में इसका टारगेट अगर आप देखेंगे तो 15% इसको कॉर्पोरेट टैक्स का दर कर दिया गया। कर प्रणाली में सुधार एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप लोग देखेंगे। कोविड काल में भूमिका देखिए, कोविड काल में आप जानते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, और विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के साथ साथ आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई है। और जब वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई तो अभी हमने बताया ना कि सारे कंट्री एक दूसरे से लिंक हैं। एक कंट्री पर प्रभाव पड़ता है तो पूरे विश्व पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से न सिर्फ कोविड काल बल्कि अभी तक कई देश इससे प्रभावित हैं। रशिया यूक्रेन वार तो अभी तक उसके कारण आपूर्ति श्रृंखला जो बिगड़ा हुआ है उसके कारण अभी तक स्थिति खराब बनी हुई है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कोविड काल में भूमिका बनी हुई है। इसके अलावा द्विपक्षीय देशों को व्यवस्थित करना। अब द्विपक्षीय देशों को व्यवस्थित करना इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? जो द्विपक्षीय देश हैं, जैसे आप देखेंगे कि G20 में जो हमने क्या बताया, G20 में टोटल 19 देश शामिल है G20 के अंतर्गत, और एक जो है वह यूरोपीय यूनियन शामिल है G20 देशों के अंतर्गत। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो G20 की जैसे अभी हाल ही में बैठक संपन्न की गई, तो G20 की जो बैठक संपन्न की गई उसमें भले ही 20 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हुए, लेकिन उन सभी देशों ने आपस में भी एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। जैसे कौन कौन से द्विपक्षीय समझौते कैसे किस प्रकार से हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए कि भारत की जो हुई वह अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री की बैठक हुई, जापान हो गया। इसके अलावा कई सारे आप देखे होंगे कि चाइना के राष्ट्रपति से भी भारतीय प्रधानमंत्री को वहाँ पर मुलाकात हुई है। इंडोनेशिया में चूंकि बैठक हो रही थी तो इंडोनेशिया के साथ भी द्विपक्षीय वार्ताएं की गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि द्विपक्षीय देशों को व्यवस्थित करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म आज G20 नेशन, G20 कंट्री बन चुका है। अगला है रोजगार सृजन एवं मानव संसाधन विकास। देखिए, रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास को लेकर G20 में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है G20। खासकर आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण डेटा मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, और लास्ट वीडियो में भी हमने डेटा को आपके साथ शेयर किया था। उस डेटा के अंतर्गत आप देखेंगे कि वर्ष 2025 ईस्वी तक कार्यबल में लैंगिक अंतराल को 25% कम करने की बात की गई है, टारगेट रखा गया है, और युवाओं की भागीदारी कार्यबल में 15% बढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास की दिशा में भी G20 काफी ज्यादा एक्टिव है, चाहे वह कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को कम करने की बात हो या फिर युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात हो। G20 काफी ज्यादा एक्टिव और विश्व स्तर पर इसका नेतृत्व कर रहा है। तो G20 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट है, उसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आप इस रूप में वहां पर लिख सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये G20 की उपलब्धियां हमने एक पॉइंट फॉर्मेट पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगला है G20 की चुनौतियां। अब
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप देखेंगे कि उसकी उपलब्धियां होती है, बेशक G20 की कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन उपलब्धियां के साथ साथ एक चुनौतियां भी G20 एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यहाँ पर चुनौतियां भी बनी हुई है। जैसे पहले सबसे बड़ी जो G20 की चुनौती है वह प्रभावी शक्ति का अभाव है। G20 बेशक विश्व के सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है। विश्व के लगभग सभी सुपर पावर, चाहे वह अमेरिका हो, कनाडा हो, भारत हो, चाइना हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राजील हो, जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर कह सकते हैं, सभी देश लगभग इसके सदस्य हैं, चाहे वह विकसित हो या विकासशील हो, G20 में सदस्य बने हुए। लेकिन G20 का निर्णय बाध्यकारी नहीं होने के कारण G20 एक प्रभावी संस्था के रूप में बन नहीं पाई है। अब G20 एक प्रभावी संस्था के रूप में नहीं बन पाई है, इसका क्या रीजन हो सकता है? आप देखिए, G20 के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, किसी भी प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं G20 के द्वारा, वो निर्णय कि वह बाध्यकारी नहीं रखा गया है उसे, यानी कि उसे लीगलाइज नहीं किया गया, मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया किसी भी कंट्री को, तो एक प्रभावी शक्ति नहीं बन पाता है। संरक्षणवाद सबसे प्रमुख चुनौती देखेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष। आप इसे ध्यान में रखिए, अर्थव्यवस्था के समक्ष ये चुनौती है। कैसे चुनौती है? संरक्षणवाद का जो मतलब होता है, मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता दूंगा संरक्षणवाद का मतलब अगर कोई देश निर्यात पर अधिक फोकस कर रहा हो और आयात में कटौती कर रहा हो और सिर्फ निर्यात में वृद्धि कर रहा हो, तो वह कहा जाएगा कि वह देश संरक्षणवाद की नीतियों का अपना रहा है। जैसे एक हद तक भारत में जो मेक इन इंडिया वगैरह है, हालांकि ये संरक्षणवाद से पूरी तरीके से अलग है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं संरक्षणवाद पर आधारित है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे? घरेलू उद्योगों पर फोकस करेंगे, घरेलू उत्पादन को बढ़ाएंगे, और जब घरेलू उत्पादन को बढ़ाएंगे तो हमें आयात, दूसरे देशों से हमें आयात कम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्यात करेंगे। तो ऐसे जो विचार होंगे वो संरक्षणवाद कहलाएंगे। हालांकि आत्मनिर्भर भारत संरक्षणवाद पर सिर्फ बल नहीं देता, आत्मनिर्भर भारत वैश्विक ग्लोबल गुड्स की भी चर्चा करता है, आप इसे भी लिखेंगे। लेकिन एक संरक्षणवाद को हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत का आपको उदाहरण दिया है। सीमित सदस्य संख्या, अब देखिएगा कि विश्व में कई सारे कंट्री हैं, आप लगभग 200 के आसपास विश्व में देश हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ 20 देश वाला संगठन कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर सकता है? तो एक यहाँ पर सब प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। कई सारे ऐसे आर्थिक देश हैं, अर्थव्यवस्था वाले, अच्छे अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो इस रेंज, इसमें G20 में शामिल ही नहीं है। तो सीमित सदस्य संख्या इसकी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अब प्रभावी उपाय, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। बेशक जलवायु परिवर्तन की दिशा में G20 के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, चाहे वह 2050 ईस्वी तक नेट न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने की चर्चा हो, तापमान को कम करने की चर्चा हो, विकासशील देशों को वित्तीय पोषण उपलब्ध कराने की चर्चा हो। लेकिन इसके बावजूद अगर क्लाइमेट चेंज अभी तक पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज की समस्या दूर नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं विश्व के बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वह इस समस्या को दूर करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही विकास के अवसर को प्राप्त कर लिया है, विकास के चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है। तो अब वे विकासशील देशों को वित्त पोषण के माध्यम से कराकर उनका दायित्व बनता है। तो एक जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में G20 एक असफल तो नहीं कह सकते, लेकिन उतना अधिक प्रभावी नहीं बना, ये कह सकते हैं। सामाजिक असमानता को दूर करना, यह असमानता कैसे उत्पन्न हो गई? इसका बेहतर एग्जाम्पल आप यहां से कोविड काल से ले सकते हैं। कोविड काल में क्या हुआ? लॉकडाउन की स्थिति बनी। लॉकडाउन की स्थिति बनने से क्या हो गया? सभी उद्योग धंधे बंद हो गए, लोगों के आय कुछ मिल ही नहीं पा रहे थे, बेरोजगार हो गए, उनके आय की सीमा कम गई, जीवन स्तर जो उनका नीचे चला आया। तो इसके कारण सामाजिक स्तर पर देखेंगे कि असमानता उत्पन्न हो गई, और इसके कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये G20 को निष्प्रभावी, एक उतना अधिक प्रभावी नहीं बना पाया। तो आप इसको G20 को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, सामाजिक असमानता को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगला, लोकतंत्र के समक्ष वैश्विक खतरे से निपटना। अब देखेंगे कि लोकतंत्र के समक्ष कई सारे अभी चुनौतियां उत्पन्न हुई है। जैसे लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अब देखेंगे कि कई सारे देशों में आप देखेंगे कि संप्रदायवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है, अब देखेंगे कि लोकतंत्र के समक्ष जो सैन्य शासन की स्थितियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे सैन्य शासन बढ़ रहा है, वह आप म्यांमार का एग्जाम्पल यहाँ से लीजिए। म्यांमार में आप देखेंगे कि सैनिक शासन की स्थिति यहाँ पे आ गई। लोकतंत्र, आप पाकिस्तान की स्थिति को देखिए, पाकिस्तान में आप देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर लोकतंत्र के लेकर कई सारी चुनौतियां बनी हुई है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के समझ कई सारे वैश्विक खतरे हैं। संप्रदायवाद या धर्म को लेकर कट्टरपंथवाद को बढ़ावा, नस्लवाद को बढ़ावा, ये सब तो चुनौतियां हैं ही। उसके अलावा सैन्य शासन वगैरह चुनौतियां भी बनी हुई है।
अब हम लोग नवीन चुनौतियों को देखते हैं। तो जब नवीन चुनौतियों की बात करेंगे तो दो एस्पेक्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एस्पेक्ट होगा यहाँ पे कोविड काल के दौरान कोविड काल, और दूसरा होगा रशिया यूक्रेन वार। ये दो एस्पेक्ट्स आपको वहाँ पर ऐसे करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं। कोविड काल में किस प्रकार से चुनौतियाँ, कोविड काल के पश्चात नवीन चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई। तो आप देखेंगे कि कोविड काल के पश्चात वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरीके से बाधित हो गई, और रशिया यूक्रेन के बाद भी पूरी तरीके से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई। तो ऐसी स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रियता लाने के लिए यह आवश्यक है कि इन चुनौतियों से निपटा जाए, और ये G20 के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। तो ये हो गया चुनौतियां और उपलब्धियों का हमने डिस्कस किया। अब प्रश्न का अंतिम सेक्शन पर हम लोग आते हैं कि आप किस प्रकार से, देखिए क्या है, फिर से आप देखिए प्रश्न का अंतिम सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है 67वीं मुख्य परीक्षा के लिए। आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। आगामी वर्ष में भारत में आयोजित होने वाले सम्मेलन को आप किस प्रकार देखते हैं। तो आइए किस प्रकार देखते हैं, तो हम लोग इसे यहाँ पर मॉडल आंसर के रूप में देख लेते हैं। एक प्रमुख वैश्विक लोकतांत्रिक देश होने के नाते G20 में भारत की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। G20 देशों की वर्ष 2023 की सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के थीम पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। आप यहाँ पर अब देखिए कि किस पर भारत की थीम क्या रखा है। अगले साल जो सम्मेलन होगा उसमें वसुधैव कुटुंबकम या वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य थीम रखा है, जो सभी देशों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करता है। भारत ऐसे समय में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है जब दुनिया भू राजनीतिक तनावों, आर्थिक मंदी एवं बढ़ती ऊर्जा कीमतों से जूझ रही है। इसके अलावा भी कई सारी समस्या हैं। रूस यूक्रेन वार के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही है। खाद्य जो वस्तुएं पदार्थ हैं उनमें महंगाई का स्तर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से भारत ऐसे समय में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है जब विश्व कई सारे समस्याओं से जूझ रहा हो। क्लाइमेट चेंज की समस्या है, कोविड से निपटने की चुनौतियां हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को रिकवर करने की चुनौतियां हैं। इसके अलावा टेररिज्म की चुनौतियां बनी हुई है, साइबर क्राइम की चुनौतियां बनी हुई है, चाइना की किस प्रकार से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसकी भी चुनौतियां बनी हुई है, और इसके अलावा कई सारे तमाम चुनौतियां हैं जो बरकरार है। ऐसी स्थिति में भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। यह न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए गौरवान्वित करने वाला पल यह हो सकता है। ऐसी स्थिति में आगामी सम्मेलन से संपूर्ण विश्व की आशाएं जुड़ी हुई है। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल, जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है, वह G20 की जो हाल ही सम्मेलन हुई उसमें जब पहले की सम्मेलन में जो G7 की समाप्त सम्मेलन थी, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का एक कोटेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस आया था और उन्होंने कहा था कि आज का जो युग है वह युद्ध का युग नहीं है। स्टेटमेंट को सुनिएगा, आज का समय युद्ध का समय नहीं है। यह स्टेटमेंट भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में दिया गया था। तो सेम स्टेटमेंट को आप देखेंगे कि बाली घोषणा पत्र के पश्चात विश्व के सभी देशों ने सेम स्टेटमेंट को उन्होंने बोला है। तो इससे भारत की एक वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से पकड़ बन रही है उसको दर्शाता है। इसके अलावा संपूर्ण विश्व की किस प्रकार से आशाओं का केंद्र बिंदु भारत बना हुआ उसको दिखाता है। चाहे वह रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हो अथवा ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर क्लाइमेट चेंज, विश्व की सकारात्मक उम्मीदें भारत के साथ जुड़ी हुई है। अतः आगामी वर्ष में G20 सम्मेलन की भारत द्वारा अध्यक्षता किया जाना न सिर्फ संपूर्ण भारत के लिए गौरव का पल होगा बल्कि वैश्विक मुद्दों एवं नीतियों के मामलों में वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का भी अवसर प्रदान करेगा। तो आप किस प्रकार से देखते हैं, ऐसे प्रश्न आए तो आप बताइए कि भारत ऐसे समय में प्रतिनिधित्व करने जा रहा हो जब तमाम चुनौतियां भारत के समक्ष खड़ी हैं, विश्व के समक्ष तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। साइबर सिक्योरिटी की समस्या है, टेररिज्म की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, संरक्षणवाद की समस्या बनी हुई है, कोविड से निपटने की समस्या बनी हुई है, रशिया यूक्रेन वार की समस्या बनी हुई है, कई सारी चुनौतियां बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भारत आज विश्व में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका को निभा रहा है और विश्व की आशाएं भारत के साथ बनी हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे और बेहतर किसी भी देश के लिए क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने भारत की भूमिका के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप सारे फैक्ट्स को समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। अब हम लोग
निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं और आज के प्रश्न का जो मॉडल आंसर उसको हम लोग समापन करने जा रहे हैं। प्रश्न का अंतिम सेक्शन और सबसे ज्यादा भूमिका के बाद अगर किसी प्रश्न का सेक्शन पे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो कंक्लूजन को लेकर, कंक्लूजन का मतलब दो चीजें होती है, एक आपने क्या लिखा उसको कंक्लूड करिए और दूसरा फ्यूचर के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं उसको लिखिए। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर G20 संगठन वैश्विक बदलाव में उत्प्रेरक का कार्य कर रही है, जिसमें भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार प्रतीत होता है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वर्ष 2023 ईस्वी में 1 दिसंबर से भारत को इसकी अध्यक्षता प्राप्त होने जा रही है G20 की, और वर्ष 2023 ईस्वी में इसका सम्मेलन भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा और अगले वर्ष विश्व के विभिन्न प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भारत में अतिथि बनकर भारत में आएंगे और यहीं पर G20 सम्मेलन संपन्न की जाएगी, जो कि भारत के लिए एक गौरव का पल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज G20 के संबंधी मॉडल आंसर को हमने डिस्कस किया है। ये 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा आईआर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने क्या बताया, आईआर में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे प्रश्न आने चाहिए। पहला टॉपिक है G20 और दूसरा टॉपिक है I2U2। ये दो टॉपिक काफी ज्यादा हॉट टॉपिक का मानकर चलिए, इसको काफी बेहतर तरीके से आप लोग तैयार करिए। मुझे नहीं लगता कि G20 में इसके अलावा कोई सेक्शन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी कहीं अगर थोड़े बहुत आवश्यकता हो तो आप इसके साथ आप उसके ऐड ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आपका ये पर्याप्त हो चुका है। आप इसी को बार बार रिवीजन करिए, बार बार अच्छे से इसको देखिए और आपका आंसर अच्छा जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे अगर आप इसे लिख देते हैं तो ठीक है दोस्तों, आज का मॉडल आंसर हमारा समाप्त हुआ। हम शीघ्र ही एक नए मॉडल आंसर के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।